हेलो डॉक्टर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी। मैं डॉक्टर हितेश गर्ग। हमारी ये स्पेशल सीरीज है डॉक्टर्स के लिए, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। आप सबकी प्रैक्टिस में स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते होंगे। स्पाइनल इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल वर्टिब्रल फ्रैक्चर के पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो बड़ा सवाल ये रहता है कि किसको सर्जरी की जरूरत है और किसको नहीं। आप में से कुछ प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं जो कि स्पाइन की प्रैक्टिस नहीं करते, आर्थ्रोस्कोपी आर्थोप्लास्टी करते हैं, या कुछ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या एमबीबीएस डॉक्टर्स या फिर ईआर प्रोफेशनल्स जिनकी डेली एक्टिविटीज में या प्रैक्टिस में काफी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स आते होंगे। तो आज हम इस सीरीज में आपको बताएंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको की सर्जरी की जरूरत पड़ती है और वो कौन है जिनको की बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैं हितेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको बताएं कि अपनी प्रैक्टिस में वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको सर्जरी की जरूरत है और किसको नहीं। दोस्तों, जब भी मेरे पास कोई स्पाइन फ्रैक्चर का मरीज आता है तो उसमें मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि इसको ऑपरेशन की जरूरत है या इसको बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आमतौर पे हम 3 इन्वेस्टिगेशंस करते हैं: एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे। एक्सरे में हमें उसकी स्पाइन की अलाइनमेंट का पता चलता है। एमआरआई में ये पता चलता है कि उसकी जो नसें हैं या स्पाइनल कॉर्ड है वो कितनी दबी हुई है और उसके लिगामेंट कितने टूटे हुए हैं। और सीटी स्कैन पे हमें फ्रैक्चर की मॉर्फोलॉजी का पता चलता है। अब ये डिसीजन कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इसका बड़ा साइंटिफिक मेथड है। इसके लिए हम TLICS स्कोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। ये एक 20 साल की लड़की जो काफी ऊंचाई से गिर गई थी, उसको L1 में फ्रैक्चर हो गया था। तो इस फ्रैक्चर के कारण उसके जो पांव में ताकत थोड़ी सी कम हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो TLIC स्कोरिंग में सबसे पहले हम फ्रैक्चर की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसको हम 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। जो आगे की वर्टिब्रल बॉडी होती है इसको 2 कॉलम माना जाता है, एंटीरियर कॉलम और मिडिल कॉलम। और जो पीछे की हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कॉलम। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हम ये जो हड्डी है L1, इसका एंटीरियर और मिडल ये दोनों कॉलम टूट चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं बर्स्ट फ्रैक्चर। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे फ्रैक्चर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आगे का कॉलम टूटता है और उसको 1 नंबर दिया जाता है। जैसे इस केस में एंटीरियर और मिडल ये दोनों कॉलम टूट चुके हैं तो इसको हम बोलते हैं बर्स्ट फ्रैक्चर, जिसको 2 नंबर दिए जाते हैं। जिस केस में पीछे का हिस्सा जो तीसरा कॉलम भी टूट जाता है उसको हम बोलते हैं कि इसको ट्रांसलेशनल इंजरी हो गई है, तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं। और चौथा होता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये तीनों कॉलम टूट के जो हड्डी एक दूसरे से अलग हो गई है उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन इंजरी, और इसको हम 4 नंबर देते हैं। अगर हम इस सीटी स्कैन को बड़े ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जो इसका पीछे का कॉलम है, पीछे की जो कॉलम की हड्डी है वो भी टूटी हुई है। यहाँ पे ये पीछे का जो इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिया, जो पीछे का जोड़ है वो टूट चुका है। तो इसका मतलब ये इंजरी जो है ये 3 कॉलम इंजरी हो चुकी है, मतलब ये ट्रांसलेशनल इंजरी है। तो इसको हम फ्रैक्चर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में इसको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद हम इसका सीटी स्कैन का हम एक एक्सियल कट भी देखते हैं। उसमें हमें ये पता चलता है कि जो हड्डी जो टूटी हुई है ये अपनी जगह से कितनी हिल चुकी है। अगर हम यहां देखें तो ये टुकड़े हैं जो ये हिल के पीछे स्पाइनल कैनाल में आ रहे हैं और नसों को दबा रहे हैं, जिससे हम ऑपरेशन की टाइप को डिसाइड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम देखते हैं कि हमारी जो स्पाइन फ्रैक्चर में लिगामेंट्स टूटे हुए हैं या नहीं। उसके लिए हम एमआरआई की ओर ध्यान देते हैं। तो एमआरआई में अगर हम देखें तो इसमें भी हमें नजर आएगा कि जो L1 है उसके 2 कॉलम टूटे हुए हैं, एंटीरियर कॉलम और मिडिल कॉलम। और जो पीछे का हिस्सा था उसमें हमने सीटी स्कैन में देखा कि पीछे की हड्डी टूटी हुई है। कई केसेस में अगर पीछे की हड्डी नहीं टूटी होती है तो इसको हम बर्स्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर आप देखें पीछे लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ये स्पाइनस प्रोसेस के बीच में जिनको बोलते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुपरास्पाइनस लिगामेंट। तो अगर ये लिगामेंट्स के अंदर इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ये PLC मतलब जो पोस्टीरियर लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स है वो टूट चुका है, तो वो भी 3 कॉलम इंजरी में गिना जाता है। तो अगर तो ये PLC इंटैक्ट है, ये पीछे के लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं, तो इसको 0 नंबर दिए जाते हैं। अगर हमें सस्पिशन है, हम श्योर नहीं है लेकिन हमें लग रहा है ये टूटे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो उसको 2 नंबर दिए जाते हैं। और अगर ये लिगामेंट्स टूट चुके हैं, बड़ा क्लियर एमआरआई में हमें नजर आता है कि ये लिगामेंट्स टूट चुके हैं, तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ हम इसके एक्सियल कट को भी देखते हैं।
जिसमें हम ये देखते हैं कि नसें कितनी दबी हुई हैं, क्योंकि अगर नसें दबी होती हैं तो उसमें उन नसों को डीकम्प्रेस करना, जो उन पे से दबाव हटाना बड़ा जरूरी होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे L1 पे ये जो हमने सीटी स्कैन में देखा था कि ये हड्डी के टुकड़े पीछे आ गए और इन नसों को दबा रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ सर्जरी डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। ईलिक्स स्कोरिंग में जो तीसरा पॉइंट है वो हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सिर्फ हड्डियों की नहीं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और नसें भी होती हैं, और फ्रैक्चर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड या नसों को डैमेज हो सकता है। हम जब पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं, अगर उसकी न्यूरोलॉजी बिल्कुल इंटैक्ट है, नसों को कोई डैमेज नहीं है, तो इसको 0 नंबर दिए जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर नर्व रूट इंजर्ड है, जैसे किसी को लंबर स्पाइन में फ्रैक्चर है और मान लो L3 का फ्रैक्चर और L3 नर्व रूट इंजरी हो गई, उसकी वजह से उसका घुटना नहीं उठ रहा, नी जो है उसका घुटना कमजोर हो गया है, तो ये एक नर्व रूट की इंजरी हुई, तो इसको 2 नंबर दिए जाते हैं। अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मान लो किसी को D10 या D9 पे फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कट गई और उसके जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर गया, जिसमें 0 पावर है, तो इसको भी 2 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को इनकम्प्लीट इंजरी है, इनकम्प्लीट मतलब जैसे D10 पे फ्रैक्चर है लेकिन नीचे कुछ पावर है, इसकी पावर की ग्रेडिंग होती है 1 to 5। अगर किसी को पैर चल रहे हैं लेकिन पावर कम हो गई है, इसको बोलते हैं कि इसको इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इस स्पाइनल कॉर्ड में अभी कुछ ताकत बची हुई है, तो इसको एक्चुअली 3 नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी हम स्पाइनल कॉर्ड को बचा सकते हैं। उसी तरह कॉर्डा इक्वाना इंजरी, मतलब लंबर स्पाइन में जब कॉर्डा इक्वाना होती है, अगर कॉर्डा इक्वाना का मतलब होता है इसमें सिर्फ नसें होती हैं लंबर स्पाइन में, अगर उसकी इंजरी की वजह से किसी को यूरिन में कंट्रोल चला गया है, या पेशाब की जगह पे सुनपन आ गया है, या लैट्रिन पे कंट्रोल चला गया, या लैट्रिन की जगह पे सुनपन आ गया, जिसको कॉर्डा इक्वाना इंजरी कहा जाता है, तो उसको हम 3 नंबर देते हैं। तो हमने फ्रैक्चर मॉर्फोलॉजी स्टडी की, हमने लिगामेंट की इंटेग्रिटी, मतलब लिगामेंट्स फ्रैक्चर हुए हैं या टूटे हैं या नहीं, ये स्टडी किया, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस स्टडी किया। इन तीनों को हमने नंबर दिए, फिर हम तीनों को हम जोड़ लेते हैं और एक स्कोर पेशेंट का आ जाता है। अगर वो स्कोर 4 से कम होता है तो मतलब इस मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसको कंजर्वेटिव तरीके से बेड रेस्ट से या ब्रेसेस पहना के ठीक किया जा सकता है। अगर ये 4 से ऊपर आता है स्कोर, तो मतलब ये सीरियस इंजरी है, और इसमें हम जितना जल्दी इसमें ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, उतना उसको ज्यादा लाभ होने की संभावना है। तो ऐसे केसेस को आमतौर पे ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है। अब कई बार स्कोर 4 आ जाता है, जब एग्जैक्ट 4 आता है तो उस टाइम ये सर्जन चॉइस होती है। सर्जन पेशेंट की फैमिली के साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर मान लो कोई पॉलीट्रॉमा है, जैसे उसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑपरेशन करके जल्दी मोबिलाइज किया जा सके। अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑपरेशन रिस्की है, जैसे किसी की हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस केस में हम आमतौर पे कंजर्वेटिव की ओर चले जाते हैं। तो जब किसी की स्कोरिंग 4 आती है तो उसको हम ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस टू केस बेसिस पे सर्जन डिसीजन लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा आप लोगों ने देखा, अभी सर ने आपको समझाया कि किस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, ये आप उसके एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन पे बेस्ड डिसाइड कर सकते हैं। अब हमारे पोर्टल पे हमारे डॉक्टर मित्रों के बहुत सारे सवाल आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लेके, तो मैं उनमें से सारे सवालों के तो जवाब नहीं दे सकता, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमारे पोर्टल पे या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू आपने हम तक भेजे हैं, अब मैं उनके जवाब दूंगा। तो पहला सवाल जो हमसे बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो है रोल ऑफ स्टेरॉइड्स के बारे में। हमारे काफी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो हमको पूछते हैं कि स्टेरॉइड देने चाहिए कि नहीं। तो जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन मोस्ट कॉमनली गिवन स्टेरॉइड है जब भी कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आता है। ज्यादातर ट्रायल्स में इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन दिखाया गया है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट एडवांसेस में जब इसका फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं तब उसमें काफी जगह पे भी क्वेश्चन आए कि क्या इसका एक्चुअल में न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन है कि नहीं। इनिशियल स्टडीज में ऐसा दिखाया गया कि इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन है, क्योंकि ये सेल डेथ कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, और जो मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सिडेज जो एक्शन रहता है उसको भी कम करता है। रीसेंट स्टडीज में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि स्टेरॉइड दे कि ना दें, लेकिन हमारे सेंटर पे हम नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को स्टेरॉइड देते हैं ताकि जो एक्यूट फेज इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा कम हो। इसके साथ में काफी हमारे डॉक्टर मित्र पूछते हैं कि नैलोक्सोन या मिनोसाइक्लिन का कोई इफेक्ट है कि नहीं। इनका भी अंडर ट्रायल ही है, बट इनिशियल रिजल्ट्स इनके भी एनकरेजिंग है। मिनोसाइक्लिन जो कि एक मॉडिफाइड टेट्रासाइक्लिन है, ऐसा देखा गया है कि वो भी जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स में देते हैं तो सेल एपोप्टोसिस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दूसरा जो हमारा बड़ा कॉमनली पूछा गया सवाल है वो है स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। फेज 1 ट्रायल इसके भी काफी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन फेज 2 और फेज 3 ट्रायल इसके कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कुछ एथिक्स के भी रिलेटेड इसमें इश्यूज रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी के लिमिटेड सक्सेस एपिसोड्स या फिर स्टोरीज सुनने में आई हैं।
हर केस में सक्सेसफुल भी नहीं है। इसमें जो अभी लेटेस्ट एडवांसेस रही है वो रही है इन विट्रियो एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें कि हम स्पेसिफिक जो न्यूरल सेल लाइन है उसको रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इन विट्रियो एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन सेल लाइंस होती हैं, इनके रिजल्ट काफी प्रॉमिसिंग है। अनफॉर्चुनेटली अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जगहों पे जहां पे इनके सक्सेसफुल ट्रायल हो पाए हैं वहां की रिपोर्ट्स हैं। इंडिया में अभी ये कमर्शियल स्केल पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर होपफुली फ्यूचर में अगर हम स्पेसिफिक सेल लाइन ग्रो कर पा रहे हैं और फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो न्यूरल टिश्यू रीजनरेट होने के काफी चांसेस रहते हैं। अगला बड़ा कॉमनली पूछा गया सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में, ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें कि नॉर्मली 3 कॉलम इंजरी होती है और हम टीलेक्स क्लासिफिकेशन को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में नॉर्मली हम ये देखते हैं कि क्या अगर थ्रू एंड थ्रू इंजरी है, 3 कॉलम इंजरी है या ट्रांसलेशन इंजरी है या फिर एंडरसन लीजन बन गया है, तो उस सिचुएशन में सर्जरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हमें ज्यादातर केसेस में 360 डिग्री फ्यूजन अटेम्प्ट करना पड़ता है, मतलब एंटीरियर सर्जरी एज वेल एज पोस्टीरियर सर्जरी दोनों ही करनी पड़ती है ताकि हम स्पाइन को स्टेबलाइज कर पाएं। इसमें पेशेंट्स का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई अनस्टेबल इंजरी है तो विद टाइम उसमें ट्रांसलेशन हो जाता है और पेशेंट को लेट ऑनसेट पैराप्लेजिया होने के भी चांसेस रहते हैं। अगला सवाल जो बड़ी कॉमनली पूछा जाता है वो है एक्सोस्केलेटन्स के बारे में, जिनको कि हम रोबोटिक लेग या रोबोटिक एक्सोस्केलेटन या पावर असिस्टेड लोकोमोशन भी कहते हैं। ये इंडिया में अभी कमर्शियल स्केल पे अवेलेबल नहीं है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने जर्मनी जाके या यूएस जाके इनका लगवाया है। पहली चीज तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। रिसेंटली अभी एफडीए ने इनको अप्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी इनका जो मेन फंक्शनल या पेशेंट के रिहैब पे जो इफेक्ट है वो अभी बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हो पाया है। ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं क्योंकि पेशेंट अपने आप से रोबोटिक एक्सोस्केलेटन पहन के चल पाता है, खड़ा हो पाता है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट उसके कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस पे भी देखा गया है, खासतौर से जब हम उसमें अच्छे से गेट ट्रेनिंग करके पेशेंट को हेल्प कर पाते हैं। इसी का एक एक्सटेंशन रहता है जिसको हम ब्रेन मशीन इंटरफेस कहते हैं या फिर हम ब्रेन इंटरफेस प्रोस्थेसिस कहते हैं, जिसमें कि अभी कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि जो प्रोस्थेसिस हैं वो ब्रेन स्टिमुलेशन से असिस्टेड रहें, या फिर जैसे अगर ब्रेन में हमने सोचा है तो हम उसको उस प्रोस्थेसिस को उस तरह से मूव कर पाएं। इसमें अभी पूरी सक्सेस नहीं मिली है, बट फिर भी अभी अंडर ट्रायल है और अगर ये हो पाता है नियर फ्यूचर में तो ऑफकोर्स ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। इसमें और भी कुछ तरह के जो अभी प्रोस्थेसिस अप्रूव हुए हैं एफडीए से, जैसे रीवॉक है या एक्सो है या इंडिगो, ये इंडिया में अभी बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट एफडीए ने अप्रूव किए हैं। जैसे जैसे इनकी कॉस्ट कम होगी हो सकता है ये इंडिया में भी हमें अवेलेबल हो जाएं। अगला जो बहुत कॉमनली सवाल हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशंस पे। हमारे एक्सपीरियंस में स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन का इफेक्ट बड़ा लिमिटेड रहा है। बेसिकली अगर हम क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स की बात करें उसमें इनके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, और दूसरे हमें जहां पे लगता है कि इसकी यूजफुलनेस है वो है अगर ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर से उसमें भी थोड़ी हेल्प मिली है। मोटर रिकवरी 100% होने के चांस अभी तक हर पेशेंट में ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ केसेस में मोटर रिकवरी पार्शियल हुई है, बट वो वॉकेबल रहे, ये अभी इस पे हमारी कोशिशें चल रही हैं। वो काफी कुछ इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टिमुलेटर है, किस टेक्निक से इम्प्लांट किया गया है। लेकिन ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज में, बाउल रिलेटेड इश्यूज में और क्रोनिक पेन्स में इसका डेफिनेटली यूज है। अब ये भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एपिड्यूरल या ट्रांसक्यूटेनियस जिनको हम कहते हैं, तो ये किस तरह से हम लगा रहे हैं, किस तरह से इसका प्लेसमेंट है, उससे भी फर्क पड़ता है। इसी तरह से कुछ ब्रेन स्टिमुलेटर्स भी होते हैं, वो भी आजकल आ रहे हैं मार्केट में, और पेरिफेरल नर्व्स के स्टिमुलेटर भी आ रहे हैं जिनका कि अभी लिमिटेड यूज ही है, बट इनका रिजल्ट या फिर इफेक्ट काफी अच्छा है। नॉर्मली जो और सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं वो रहते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव या न्यूरो रीजनरेटिव पे। जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है न्यूरो प्रोटेक्टिव या न्यूरो रीजनरेटिव मॉलिक्यूल्स पे काफी चर्चा होती है। अब इसमें न्यूरो रीजनरेटिव मॉलिक्यूल्स जैसे कि GCSF या GM1 गैंग्लियोसाइड, इन पे काफी चर्चा है कि क्या इनको 6 घंटे के अंदर देना चाहिए। पहली बात तो ये इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है,
जिन सेंटर्स पे अवेलेबल भी है वहां पे भी इनको हम 6 घंटे के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं और बाद में 3 से 6 दिन तक इनको दिया जाता है। बट वहां पे भी हम न्यूरोप्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे कि मिथाइल प्रोडनिसोलोन इनको हम शुरू में देते ही हैं। तो न्यूरो रीजनरेटिव और न्यूरोप्रोटेक्टिव फार्माकोलॉजी के ऊपर डिबेट जो है वो काफी लंबी रवी रहेगी। इसमें इनिशियल रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी भी है, एनकरेजिंग भी है, बट लॉन्ग टर्म इनका कितना इफेक्ट रहता है ये स्टडीज अभी आनी बाकी हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड अगर और भी कोई आपका सवाल है तो आप हमारे पोर्टल पे डाल सकते हैं। अगर हम किसी तरह से भी आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प कर पाएं या आपके डाउट्स हैं या इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स की अगर हम किसी भी तरह से हेल्प कर पाएं जल्दी से जल्दी ताकि वो वापस रिहेबिलिटेट हों, अपने काम पे वापस जाएं, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।